हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न स्पॉट। तो गाइस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की 1000 एमसीक्यू सीरीज का आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 13। अभी तक 1 से लेकर 12 तक सारे पार्ट्स हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारी सीरीज एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें हम आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे कि उसके क्या टर्मिनोलॉजी है या उससे रिलेवेंट और कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ गाइज हमारे चैनल पर गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज चल रही है। कंप्लीट आपको स्टैटिक जीके का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, और इसी के साथ कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की जो थ्योरी है उसका भी आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो और भी यहाँ पर वीडियोस आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे लर्निंग स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, इफ द स्टैट पेन चेंज कर लेते हैं। इफ द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज इंक्रीज्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द बैंक्स क्रेडिट सिचुएशन। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एसएलआर क्या होता है। एसएलआर का फुल फॉर्म पेपर में पूछा जा सकता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जो हर बैंक को अपने पास रखना होता है। अब मान लीजिए अगर आरबीआई ने उसको फिक्स कर दिया 19%, तो 19% जो रेशियो है उसको बैंक को अपने पास डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है कि बैंक की क्रेडिट सिचुएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है, तो मान लीजिए अगर बैंक की कमाई 100 रुपये है और बैंक का जो एसएलआर चल रहा है वो 19% चल रहा है, यानी कि बैंक को 19 रुपये अपने पास रखने पड़ेंगे। तो यानी कि यहाँ पर 71 रुपीज़ जो हैं, सॉरी 81 रुपीज़ जो है वो बैंक लोगों को क्रेडिट के रूप में, लोन के रूप में दे सकता है। लेकिन अगर यही 19% से बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो अब बैंक कितना रुपीज़ बोरो क्रेडिट पे दे सकता है, वो है 80 रुपीज़। तो यहाँ पर डिफरेंस समझिएगा कि पहले 81 रुपीज़ देता था, अब 80 रुपीज़ देता है। कब? जब एसएलआर को क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो मार्केट में कैपिटल फ्लो होगा वो घट जाएगा। पहले 81 रुपये जा रहा था मार्केट में, अब 80 रुपीज़ जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो बैंक की क्रेडिट सिचुएशंस है वो क्या हो जाएंगी, हमारी गाइस रिड्यूस्ड हो जाएंगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेंड वेट एक्सपेंड सी आई एन को बोला एक्सपेंड करिए विथ रिस्पेक्ट टू ओ एल टी एस। तो सी आई एन का जो गाइस फुल फॉर्म होता है वो होता है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर इज द फुल फॉर्म ऑफ सी आई एन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टेक्नोलॉजी गिवन टू द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटराइज्ड क्लियरेंस ऑफ द चेक्स। ठीक है, तो चेक्स के क्लियरेंस के लिए अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च करी गई है, उसका नाम आपको बताना है कि वो उसका नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये 9 डिजिट का कोड होता है। इट इज़ अ 9 डिजिट कोड नंबर। ठीक है, जो कि चेक नंबर के, ये अगर मान लीजिए आपका ये चेक नंबर लिखा हुआ है तो इसके एडजेसेंट में 9 डिजिट का MICR कोड आपका यहाँ पर मेंशन होगा। ठीक है, और ये मैग्नेटिक इंक होता है, यानी ये CTS के थ्रू भी वेरिफिकेबल हो जाता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। द गवर्नमेंट हैज इशूड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉर इशुएंस कंपनीज एंड अदर्स अप टू। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है इंश्योरेंस कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने कितने सालों के लिए इशू करे हैं, तो इसका जो आंसर है आपका वो है 25 ईयर्स। ठीक है, देखिए जनरली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं उसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती है। एक नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, लेकिन उनको हम टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि बॉन्ड की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 15 से लेकर 25 साल के बीच में है, तो ऐसे सारे बॉन्ड लॉन्ग टर्म बॉन्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर 15 से लेस देन ईयर है हमारे, ठीक है, तो वहाँ पर उन बॉन्ड को हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डज नॉट एट ऑल अप्लाई टू। ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बनाया गया था आरबीआई द्वारा 1949 में, वो किस चीज़ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसका आंसर है गाइस हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, प्राइमरीली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड
कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक्स। तो इन बैंक्स के ऊपर ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मॉर्गेज इन्वॉल्व्स, अब पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि मॉर्गेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि व्हाट इज मॉर्गेज। तो आपकी जो भी इमूवेबल एसेट्स हैं, इमूवेबल एसेट्स, अब वो इमूवेबल एसेट्स क्या हो सकती हैं, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है, या आपने कोई घर बनवाया है, हाउस है, ठीक है, या फिर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये जो जितनी भी इमूवेबल एसेट्स होती हैं आपकी, इसके अगेंस्ट जब आपको लोन प्रोवाइड होता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट लोन मिलता है, तो आपको इनको एज अ मॉर्गेज के फॉर्म में बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है। तो इन्हीं को बोलते हैं मॉर्गेज। उसके बाद जब आप लोन को रिपे कर देते हो, व्हेन यू रिपे द लोन, तब आपको ये जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम वापस कर दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला है सिक्स्थ क्वेश्चन में कि मॉर्गेज क्या है। तो मॉर्गेज है गाइस ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो क्रेडिट्स आर लोन्स। माइक्रो क्रेडिट्स कैसे लोन्स होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। पढ़ लेते हैं इसको। ग्रांटेड टू डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स टू प्रीपे देयर डेप्ट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स अगेंस्ट अप्रोप्रिएट कोलेट्रल और ग्रुप सिक्योरिटी। मान लीजिए कोई एक ए पर्सन है, उसने किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर से लोन लिया है, ठीक है, जैसे कि बिचौलिए बोलते थे हम लोग जिनको पहले, या फिर सूदखोर जो होते थे, जमींदार जो होते थे, ठीक है। तो उनसे उसने लोन लिया है अगर, ठीक है, और उसके बदले में कोलेट्रल डिपॉजिट किया है, तो ऐसे में कोलेट्रल छुड़ाने के लिए बैंक क्या प्रोवाइड कराता है, माइक्रो क्रेडिट्स प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसके बाद नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 पर बोरोअर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। 50,000 रुपये से ज़्यादा भी एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बैंक हॉलीडेज अंडर सेक्शन 25 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। याद रखिएगा, बैंक के जितने भी छुट्टियां आती हैं वो सेक्शन 25 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत आती हैं। तो ये पूछ रहा है कि डिक्लेयर किसके द्वारा करी जाती हैं। तो याद रखिएगा, बैंक की जितनी भी मोस्टली जो हॉलीडेज हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही डिक्लेयर करता है। इसीलिए बैंक का जो हॉलीडे कैलेंडर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैमल्स। तो आप पूछ रहे हैं कि कैमल्स में क्या इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहले आपको कैमल्स के बारे में समझना होगा। तो कैमल्स, कैमल्स एक प्रकार का आपका इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम होता है। सॉरी गाइस फॉर राइटिंग, ठीक है, राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब बन रही है। इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम होता है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे इंडिया में या फिर वर्ल्ड में हैं, उनकी रेटिंग करने के लिए इसका कैमल्स बनाया गया है। अब बात करते हैं अगर इसके फुल फॉर्म की, तो सी फॉर यहाँ पर होता है कैपिटल एडिक्वेसी, सी इज नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी। उसके बाद ए फॉर होता है एसेट क्वालिटी, A is termed as asset quality, M is termed as management, E is termed as earnings, E is known as earnings, L is termed as liquidity, L को liquidity के terms से जानते हैं, and last one is S is known as sensitivity, ठीक है। तो इन 6 पैरामीटर C, A, M, E, एल और एस, इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं, और वो रेटिंग होती है इंटरनेशनल रेटिंग कैमल्स के बेसिस पर। तो अब वो पूछ रहा है कि हमसे यहाँ पर क्या नहीं है। तो आपको आंसर मिल चुका होगा जो कि है एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। इस कैमल्स में एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेज एंड मीज एडवांसेस आर प्रोवाइडेड बाय द रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ओनली टू। तो WMA जो होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, वो सिर्फ किसको दिया जाता है। तो याद रखिए, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो टर्म है हमारा गाइस, वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा लिया गया था। इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है कि किस पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के द्वारा लिया गया है, जिसमें नेशनल रिक्वायरमेंट्स या फिर स्टेट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं उसको फुलफिल करने के लिए सेंट्रल बैंक जो होता है हमारे देश का, किसी भी देश का, वो यहाँ पर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें,
तो व्हेन वर द बैंक नोट्स इन द महात्मा गांधी सीरीज इंट्रोड्यूस, तो महात्मा गांधी के जो सीरीज के बैंक नोट्स हैं वो कब इंट्रोड्यूस हुए थे? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1996। तो 1996 में, 1996 में आपके महात्मा गांधी सीरीज के बैंक नोट इंट्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसीडर दीज स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट दिए गए, देखते हैं दोनों स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है आरबीआई डिसाइड्स वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स टू बी प्रिंटेड। आरबीआई डिसाइड करता है कि कितने नोट्स और कितने वॉल्यूम के नोट प्रिंटेड होने चाहिए। आरबीआई डिसाइड्स वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ कॉइन्स टू बी मिंटेड, कॉइन्स को भी आरबीआई डिसाइड करता है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है क्या है। तो देखिए, जितने भी बैंक नोट्स होते हैं उसको तो आरबीआई डिसाइड करता है, यानी हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 जो है एकदम 100% सही है। लेकिन जितने भी कॉइन्स यहाँ पर मिंट होते हैं, ठीक है, उसको आरबीआई कभी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको देखती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, इसका एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट। तो हमारा जो आंसर है वो है गाइस सी ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सेम क्वेश्चन है 30 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the taxpayers data flows directly from banks to the TIN, who maintains TIN। तो TIN का फुल फॉर्म लिखा भी हुआ है यहाँ पर, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब बात पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि टिन को मेंटेन कौन करता है। तो याद रखिएगा, टिन को जो मेंटेन करता है वो है हमारे भारत में NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब थोड़ी सी अगर हम बात कर लें NSDL के बारे में, तो NSDL का जो गठन हुआ था वो 1996 में हुआ था, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इट इज कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज कम्स अंडर द मुंबई। इसका हेडक्वार्टर है गाइस मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई इशूड इट्स फर्स्ट बैंक नोट इन 1938 बियरिंग द पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज फोर्थ, ठीक है, जॉर्ज फोर्थ की पोर्ट्रेट थी उसमें। व्हाट वाज इट्स डिनोमिनेशन? स्टैटिक क्वेश्चन है तो याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 5 रुपए का नोट था वो, ठीक है। बैंक नोट्स कैन बी इशूड इन एनी डिनोमिनेशन बट कॉइन्स कैन बी इशूड अप टू व्हाट डिनोमिनेशन। तो बैंक के जो नोट है वो किसी भी डिनोमिनेशन में इशूड किए जा सकते हैं, लेकिन जो कॉइन होता है सिर्फ उसको 5,000 रुपये तक के आप कॉइन सिक्के निकाल सकते हो, ठीक है। आप 6,000 रुपये 10,000 रुपये के सिक्के नहीं निकाल सकते हो। नेक्स्ट है व्हेन अ चेक इज ड्रॉन ऑन अ बैंक, ठीक है। तो जब आप चेक लेके जाते हो, मान लो आप ए पर्सन हो और आपके पास चेक है ये, आप ये गए बैंक के पास, ठीक है। तो आपने चेक दिया बैंक और आपने कहा हमको इसके बदले में क्या चाहिए, रुपये चाहिए, पैसे चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। तो बैंक उस टाइम क्या कहलाता है? तो बैंक कहलाता है गाइस उस टाइम पे पेई। बैंक इज नोन एज पेई, क्योंकि बैंक आपको क्या कर रहा है, पे कर रहा है पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसल नॉर्म्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने बेसल नॉर्म्स वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो समझ में आ जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी इज वर्कड आउट बेस्ड ऑन, तो कैपिटल एडिक्वेसी किस पे वर्क करता है? तो कैपिटल एडिक्वेसी का मतलब यहाँ पर पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, वो है रिस्क वेटेड एसेट्स पे। तो कैपिटल एडिक्वेसी मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स ऑफ कैपिटल, ठीक है, जो कि बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। उसके पास 100% वो होना ही होना चाहिए, वो मिनिमम अमाउंट, ठीक है। इससे बैंक की जो मतलब रिस्क वेटेड एसेट्स हैं उसको हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास क्वेश्चन, बैलेंस इन अ करंट अकाउंट इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो करंट अकाउंट में जो आपका बैलेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इट इज टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। अच्छा, एक चीज डिमांड डिपॉजिट में ये है कि विदाउट प्रायर नोटिस के आप इस डिमांड डिपॉजिट को क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज करंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंकिंग देयर इज डायरेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द बैंक एंड इट्स कंज्यूमर्स। तो बैंक और कंज्यूमर्स के बीच में जब डायरेक्ट बैंकिंग होती है, ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ऐसी बैंकिंग को हम लोग बोलते हैं रिटेल बैंकिंग, ठीक है। तो रिटेल बैंकिंग जनरली लार्ज इंस्टीट्यूशंस में नहीं होती है। ये सिंपली इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बोलिए या कस्टमर्स बोलिए, उनको ये बैंकिंग प्रोवाइड करी जाती है। अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे मान लीजिए सेविंग, चेकिंग अकाउंट, ठीक है। और क्या आ सकता है, मॉर्टगेजेस आ सकते हैं, पर्सनल लोन हो सकता है आपका, ठीक है। पर्सनल लोन याद रखिएगा, ठीक है।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स भी इशू हो सकते हैं आपके इसमें, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी आ सकते हैं इसमें आपके, ठीक है। तो ये सिर्फ स्मॉल इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आंसर शीट आपको मिल जाएगी गाइस हमारे जो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, लर्निंग स्पॉट के नाम से, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसमें आपको ये आंसर शीट भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो गाइस पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय।